हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात कर लेंगे जनरल अवेयरनेस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, ऑलरेडी हमने सीरीज़ स्टार्ट की है जेकेपी एसआई के लिए। जेकेपी एसआई के लिए 500 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट थर्ड है। ठीक है, तो आई होप आपने पहले वीडियोस भी देखे होंगे। तो इफ़ यू आर नाउ न्यू टू आवर चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, पिक्स को उनके माउंटेन रेंज से हमें मैच करना है। इस तरह के क्वेश्चन को पहले क्या करना होता है कि जो भी चीज़ हमें मालूम होता है पहले उसको नेक्स्ट के साथ कनेक्ट करो। सपोज हियर इज गुरु शिखर एंड वी नो दिस इज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ एरावली। तो ए का क्या होगा, 2, राइट। देन जो हमें ज़्यादातर पता होता है मैं आपको उसी तरह से बताऊंगा। देन धूपगढ़, दिस इज द माउंटेन पीक इन सतपुरा रेंज, डेट इज द डी कंसिस्ट ऑफ 4। तो ए का 2 होगा, डी का 4 होगा। तो पहले हम ऑप्शन चेक कर लेंगे। ठीक है, डी का 4 यहाँ पे इन दो का है। ठीक है, तो डैट मीन्स के आंसर इन्हीं दो से होगा। ए का क्या था, 2, डैट मीन्स के करेक्ट आंसर होगा ए का 2 होगा, सी डैट इज द सी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पे आप देख लेंगे कि यही आंसर है। ठीक है, तो देन डोडा बेटा ये कहाँ की इंपॉर्टेंट पीक है, डैट इज द नीलगिरी, डैट इज द नीलगिरी की ये इंपॉर्टेंट पीक है। एंड अनाईमुडी इज द अन्नामलाई रेंज का एक इंपॉर्टेंट पीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डेट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात पॉइंट्स देखेंगे इन सभी प्लेसेस का, क्योंकि इस तरह से आपकी नोट मेकिंग भी इजी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ भी आएगा अच्छे से जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। गुरु शिखर, हाइस्ट पीक ऑफ एरावली माउंटेन्स, दिस इज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ एरावली माउंटेन्स। ठीक है, जो स्टार्ट हो जाते हैं राजस्थान से दिल्ली तक, और दिल्ली में इन्हीं माउंटेनों को हम रायसेना हिल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये जो गुरु शिखर है इसकी एलिवेशन, इसकी हाइट क्या है, 1722 मीटर्स एंड लोकेटेड इन राजस्थान नियर माउंट अबू। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके पास कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे, राइट। देन नेक्स्ट इज डोडा बेटा, हाइस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की हाइस्ट पॉइंट है ये, विद एन एलिवेशन ऑफ 2637 मीटर्स। तो लोकेटेड कहाँ पे ये है, डेट इज द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। डेट मीन्स कि डोडा बेटा ये जो पीक है कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में, राइट। देन अनाईमुडी, इट इज द हाइस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड साउथ इंडिया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया कौन है, डेट इज द अनाईमुडी, राइट, जिसकी एलिवेशन है या हाइट है 2695 मीटर्स, और लोकेटेड ये कहाँ पे है, इन द केरला स्टेट, राइट। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ही मिलती रहेगी हर किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड कर देता हूँ कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, देन नेक्स्ट इज धूपगढ़, दिस इज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज। ठीक है, कहाँ पे ये धूपगढ़ लोकेटेड है, डेट्स इन द मध्य प्रदेश ऑन पंचमारी हिल्स विद एन एलिवेशन ऑफ, और इसकी हाइट क्या है, 1350 मीटर्स। तो करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट अंडर द पार्लियामेंट्री कंट्रोल। क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो फाउंड की गई थी 1600 में, ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रोल उन्होंने यहाँ पे इंडिया में ले लिया था आफ्टर द बैटल ऑफ पैलेसी 1757 में। अब क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कब कंट्रोल किया था इस ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ठीक है, तो उन्होंने ये किया था जब उन्होंने फर्स्ट एक्ट पास किया था, दैट्स द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो उसी टाइम पे क्या किया था, ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल यहाँ पे कंपनी के वर्किंग पे किया था। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो भी हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है,
रेगुलेटिंग एक्ट जो पास कब किया गया था 1773 में, ठीक है। इसमें अब क्या किया गया था, द पोजीशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल वाज चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखना है कि पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब चेंज की गई है। गवर्नर ऑफ बंगाल पहले पोजीशन थी, हाई पोजीशन थी एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसको अब चेंज किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट वाज द वैरन हेस्टिंग्स, राइट। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, और इस एक्ट के तहत क्या किया गया था कि जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था, मना किया गया था किन चीज़ों से, फॉर एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, वो अब प्राइवेट ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स, और यहाँ पे वो गिफ्ट्स वगैरह नहीं ले सकते थे, और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स, और जो यहाँ के लोग हैं ना वो उनसे कोई ब्राइब ले सकते थे, ना कोई गिफ्ट ले सकते थे, और ना वो प्राइवेट ट्रेड कर सकते थे। ये फर्स्ट टाइम हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये ऑर्डर दिया था, ठीक है। द एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774। तो इसी एक्ट के तहत में ये लिखा गया है कि अब कलकत्ता में एक कोर्ट एस्टेब्लिश होना चाहिए, एंड वो कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1774 में, और उसमें कितने थे, एक चीफ जस्टिस था एंड 3 अदर जजेस। तो चीफ जस्टिस जो था डेट वाज लॉर्ड इम्पे, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से। तो अब लाइक एंड शेयर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा था, तो कितना टाइम लगा था, 2 years 11 months एंड 18 days, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सभी क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हैं, तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, डेट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट इट हैड 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, और जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट किया है उस टाइम इसमें कितने आर्टिकल्स थे, 395 along with 22 parts and 8 schedules, right। इट कंसिस्ट ऑफ 80,000 वर्ड्स, और उस टाइम पे इस कॉन्स्टिट्यूशन में 80,000 वर्ड्स थे, एंड इट टुक 2 years 11 months एंड 18 days टू कंप्लीट। तो कितना टाइम इसने ले लिया था, 2 years 11 months एंड 18 days। तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमिटी। तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी डेट वाज हेल्ड ऑन, कब वो की गई थी, 9 दिसंबर 1946 में, और जो प्रेसिडेंट था डेट वाज टेम्पोररी प्रेसिडेंट इसमें रखा गया था, तो वो कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और नेक्स्ट 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था, उसको परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज द शेर कश्मीर सपोर्ट्स अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो शेर कश्मीर सपोर्ट्स अवार्ड है ये, इसको कब फर्स्ट टाइम दिया गया था, डेट वाज इन द ईयर 1980, ठीक है। तो हुआ क्या था, इसकी हम अब हिस्ट्री थोड़ी सी यहाँ पे देखने की कोशिश कर लेंगे। दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1980, कब इसको बनाया गया था, 1980 में, राइट। देन फ्रॉम 1980 टू 1990 इट वाज गिवन रेगुलरली, उसके बाद 2 सालों के लिए ये रेगुलरली दिया गया था, बट आफ्टर दैट द अवार्ड सेरेमनी वायर नॉट गिवन ड्यू टू टर्मोइल एंड अनरेस्ट इन द रीजन। उसके बाद क्या हुआ कि उस अवार्ड को बहुत टाइम तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन उस वक्त थी डेट वाज वेरी बैड, तो इसलिए इस अवार्ड को कुछ टाइम के लिए नहीं दिया गया था, ठीक है। द अवार्ड रूल्स वायर मॉडिफाइड इन 1994 एंड इन 2002। तो उसके बाद क्या हुआ कि इस अवार्ड के जो रूल्स थे उनमें से चेंज लाई गई थी। फर्स्ट चेंज जो लाई गई थी 1994 एंड देन 2002 में
थोड़ी सी इसमें चेंजेस लाई गई थी। एज पर द डिसीजन टेकन बाय द स्टैंडिंग कमेटी ऑन 6 अप्रैल 2002 न्यू स्कीम्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। और 2002 में इसमें से चेंजेस लाई गई थी और इसमें ये अब कहा गया है कि ये जो अवार्ड है गिवन इन डिफरेंट 10 फील्ड्स, ये अब 10 फील्डों में, सपोर्ट्स के 10 फील्डों में दिया जाएगा। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स इन द इंटरनेशनल कंपटीशन, वो उसमें जिनको ये मिल सकता है वो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स भी हो सकते हैं। इन गेम्स एंड सपोर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लेवल पे भी होंगे, एशियन फेडरेशन के भी उनकी रिकमेंड वहाँ पे भी वो पार्टिसिपेट करने वाले होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे भी वो पार्टिसिपेट करने वाले होंगे, एंड बोर्ड्स। डैट मीन्स कि इन सभी पर्सन को वो दिया जाएगा जो इन पोजिशनों पे खेलते हैं। ठीक है। इट कैरीज ए कैश प्राइज ऑफ, और इसमें कितनी सी मनी आपको मिल सकती है, 20,000 to 30,000 पर हेड एक बंदे को, जिसको ये दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू लेवल, उसको 20 से 30,000 तक दिया जाएगा। ठीक है। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, मोरक्को से आया था, ये एक विजिटर भी था और हिस्टोरियन भी था, विजिटर और हिस्टोरियन भी था। ये किसके टाइम पे इंडिया में आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है। जो तुगलक डायनास्टी का एक बड़ा किंग था, सबसे नहीं एक बड़ा किंग था। ठीक है। इल्तमिश, इसको हम कहते हैं क्या, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, या स्लेव डायनास्टी। इसने कैपिटल शिफ्ट की थी पिशावर से दिल्ली, पिशावर से दिल्ली, दिल्ली। राइट। इब्राहिम लोदी, ही वाज द लास्ट किंग ऑफ होल डायनास्टी, दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट किंग था, पर्टिकुलरली लोदी डायनास्टी। ठीक है। तो बलबन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसने इंट्रोड्यूस किया था पैबोस एंड सजदा, जो भी कोर्टियर्स के कोर्ट पे जाएगा उसको किस तरह झुक के जाना है। ठीक है। और इसके अलावा उसने यहाँ पे एक पर्शियन फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किया था, पर्शियन फेस्टिवल, जिसको हम नवरोज के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसके टाइम पे एक ग्रुप ऑफ 40 पर्सन थी जिसको हम चहलगानी चालीसा के नाम से जानते थे, और इस बलबन ने उसको एंड किया था, क्योंकि उसको पता थी ये बहुत ही चालाक लोग हैं, कनिंग लोग हैं, तो इसलिए उसने उस ऑर्गेनाइजेशन या कोर ऑफ 40 पर्सन को, उस ग्रुप को क्या किया, डिसमेंटल किया, ख़त्म किया। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इब्न बतूता। और इस इब्न बतूता ने एक फेमस बुक लिखी थी, कोई मुझे बता सकता है उसका नाम क्या है? बता सकता है? सफ़रनामा, सफ़रनामा या किताबुल रहेला, किताबुल रहेला इम्पॉर्टेंट बुक है, और इस बुक में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इनमें से कौन सा पॉइंट राइट नहीं है रिगार्डिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? इट वाज हेल्ड इन 1930। राइट। लेट में हम डिस्कस कर लेंगे, तो पहले क्वेश्चन के ऑप्शन को यहाँ पे देखने की कोशिश कर लेंगे। राइट। इट वॉज टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन। ठीक है, यही इसमें डिस्कस किया गया था। इट वॉज हेल्ड इन लंदन। ठीक है, तो वहीं पे ये हेल्ड किया गया था ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इट वॉज अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन। नहीं, कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन की थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंसेस क्यों थी, इसका मकसद क्या था? एज यू नो कि जब साइमन कमीशन आया था वो किस चीज़ के लिए यहाँ पे आया था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए। और जब वो यहाँ पे आया, वो दिस इज़ राइट कि उसके बारे में यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने अपना रिपोर्ट तैयार किया गया था। ठीक है। लेकिन अब उसी रिपोर्ट को डिस्कस किया जाता है, उसमें बात की जाती थी कहाँ पे लंदन में, और उसी को हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के नाम से जानते हैं, उसी डिस्कशन को। द फर्स्ट वाज हेल्ड इन 1930, सेकंड 1931 एंड थर्ड 1932। तो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी जिसमें डिस्कस किया गया था साइमन कमीशन का वो रिपोर्ट। साइमन कमीशन को हम किस नाम से जानते हैं? वाइट कमीशन।
ठीक है, क्यों? इसमें 7 मेंबर्स थे, कौन? ब्रिटिश लोग, ठीक है। इसको हमने क्या किया था? प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ, ठीक है। साइमन गो बैक के नारे हमने दिए थे, क्योंकि इसमें सिर्फ 7 मेंबर्स थे ब्रिटिश लोगों के। इवन कि उनको चेंज लानी थी इंडिया में, लेकिन इंडिया का कोई मेंबर इसमें नहीं था। और इसी प्रोटेस्ट में एक पर्सन की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। पहले वो जख्मी हो जाता है, देयर आफ्टर उसकी डेथ हो जाती है, एंड द पर्सन इज लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस आईएनसी ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। तो पार्टिसिपेट किसने किया था? गांधी जी ने, ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस। और उसके साथ वुमेन को भी रिप्रेजेंट किया गया था, एक लेडी ने, डेट वाज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, जिसको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट क्या है? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फिर से फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है, तो पहले हम देखेंगे हमें कौन कौन आता है, देयर आफ्टर आंसर खुद निकल के आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, पहलगाम के बारे में हमें मालूम है, ये कहाँ पे? हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। तो डी का क्या होगा? 1, ठीक है। देन मसूरी, 12th फेल मूवी जिसने देखी होगी, ये विल उसको पता होगा कि ये मसूरी कहाँ पे है। कहाँ पे है? लोकेटेड उत्तराखंड। गो सी का क्या होगा? 4। पहले चेक करो ये दोनों, सी का 4, सी का 4 और तो फिर से सी का 4 है, डैट मीन उसके पहले दो नहीं होंगे, ठीक है। पहले दो नहीं होंगे। अब तो आंसर यहाँ सी होगा या डी होगा? डी का 1 है, डी का 1 है, डैट मीन्स डी का 1, डैट इज द सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह किया जाता है एग्जाम में भी, ठीक है। तो अब हम उन दो पॉइंट्स को भी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दार्जिलिंग कहाँ पे है लोकेटेड? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। एंड डलहौजी हिमाचल प्रदेश में। बेसिकली ये जो लॉर्ड डलहौजी है, इसी ने हिमाचल को क्या समर कैपिटल बनाया था, समर कैपिटल, ठीक है। पहलगाम को हम किस नाम से जानते हैं? विलेज ऑफ, बोलो, विलेज ऑफ शेफर्ड्स, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक चेंजेस इन द नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स। बेसिकली द क्वेश्चन इज, अगर किसी स्टेट का हमें नेम चेंज करना है या उसकी बाउंड्री एक्सटेंड करनी है या डिक्रीज करनी है या इंक्रीज करनी है, तो ये काम किसका है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का नहीं, ये काम है नहीं है। राज्यसभा का अकेला काम नहीं है, गवर्नर भी नहीं कर सकता। इट मीन्स द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है? राज्यसभा, लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये सभी चीज़ें पार्लियामेंट में आती है। तो ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 3, अंडर द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू मेक चेंजेस इन द नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल 3 के तहत ये लिखा गया है, पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है, पूरा हक है, तो वो किसी भी टेरिटरी का नेम, किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकता है और उसकी बाउंड्रीज एक्सटेंड कर सकता है, या तो शुमाल कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर से लिया गया है ये क्वेश्चन। इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन, डेटा नहीं, जो हमें फाइनल आउटपुट प्रोवाइड कर देते हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो प्लॉटर हो, ठीक है, या कोई स्क्रीन हो या स्पीकर हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आती है किस कैटेगरी में? आउटपुट डिवाइसेस में। तो प्लॉटर भी है आउटपुट डिवाइस, जो हम यूज़ करते हैं बड़े बड़े इमेजेस को बनाने के लिए, ठीक है। प्रिंटर, प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मॉनिटर, जिस पे हम अपना सॉफ्ट कॉपी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, तो आउटपुट ये नहीं है। इनपुट डिवाइस में और कौन कौन सा आता है? कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सभी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है।
चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको हम अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, अगस्त मूवमेंट या अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति, ठीक है, जो स्टार्ट हुई थी 8 अगस्त 1942 में, ठीक है। तो किन पार्टीज ने उसका सपोर्ट नहीं किया था? द हिंदू महासभा, इसने भी नहीं किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसने भी नहीं किया था। द यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इसने भी नहीं किया था। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबो। और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, दिस वाज द फर्स्ट जो गांधी जी के टाइम पे एक वायलेंट मूवमेंट थी, वायलेंट मूवमेंट थी। और इसको लीडरलेस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, लीडरलेस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। और गांधी जी ने इसमें एक फेमस स्लोगन दिया है, दैट इज डू आर डाई, डू आर डाई। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? दैट इज द वायलेंट मूवमेंट, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे। ये सभी एडिशनल पॉइंट्स आप अपने नोट में ऐड कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु आर द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने बनवाया था? डेट विल प्रोक्योर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ को बनाया था, जिसको हम इसको फिर लेट में नाम पड़ा प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रियम्बल को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। और हॉरोस्कोप ऑफ क्या? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, राइट। या आइडेंटिटी कार्ड या प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, ही वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, जो 7 मेंबर कमेटी थी उसका हेड था। राजेंद्र प्रसाद, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन था? परमानेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख। विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ सेक्रेड डांसेस? फेस्टिवल ऑफ सेक्रेड डांसेस किसको कहा जाता है? तो डेट इज द चमरे एंगचॉक। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर डैट, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली है क्या ये? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ का है? एक पॉपुलर रिलीजियस फेस्टिवल है ये लद्दाख का, ठीक है। सेलिब्रेटेड इन चमरे मोनेस्ट्री। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? चमरी मोनेस्ट्री में ये सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ हेल्ड ऑन 28th और 29th डे ऑफ 9th मंथ ऑफ द तिब्बतियन कैलेंडर। जो तिब्बतियन कैलेंडर है उसका जो 9th मंथ होता है, ठीक है, उसमें जो डे 28 और 29 है उस डेट पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। विच फॉल्स इन नवंबर मंथ, जो यहाँ पे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नवंबर मंथ में होता है, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से क्वेश्चन है कंप्यूटर से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? जावा, दिस इज लैंग्वेज, ठीक है, जावा लैंग्वेज, C++, काबोल वगैरह सभी चीज़ें। MS ऑफिस, दिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑफ कोर्स क्या है? पैकेज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, जो MS ऑफिस ने लॉन्च किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डेट इज द UNIX, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। पहले ट्राई करो, खुद ट्राई करो, आ सकता है क्या? चलो मैं 5 सेकंड वेट करता हूँ। अब आंसर आप यहाँ पे देखो। हो गया? चलो हो गया, फिर मैं बताता हूँ, आप खुद देख लेना आंसर राइट था या रॉन्ग था, राइट। नाउ एक तरफ से लेक्स है और दूसरी तरफ जहाँ पे वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि जो हमें मालूम हो। द फर्स्ट वुलर लेक, ये हमारे स्टेट में है,
तो क्या होगा, डी का 2, डी का 2। तो देखो यहाँ पे आंसर पे पहले डी का 2। तो आंसर में अगर हम देख लेंगे डी का 2 कौन कौन से हैं, डी, ए एंड डी, ये दोनों ही आंसर नहीं हो सकते, ठीक है, हुआ। देन पुलिकट लेक, ये सभी को पता होगा, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलता है, बी का 3, बी का 3। देखो फिर बी का 3 किस किस में है, डेट इज इसी में है सिर्फ, ठीक है। तो ए इसका आंसर होगा, ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर होगा। तो पुलिकट तमिलनाडु में। देन लोकटक, अब लोकटक कहाँ पे है, बोलो। लोकटक लेक इज इन मणिपुर एंड लूनार लेक इज इन महाराष्ट्र। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह किया जाता है। वुलर लेक जो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, दैट इज द बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट, जिसका एंशिएंट नेम था महापद्मा, महापद्मा, ठीक है, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्लियर नेम ऑफ विच नेशनल पार्क वाज द सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। अर्लियर नेम क्या था, किस पार्क का नाम था, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो इसका नाम था सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली के नाम से ये है, ही वॉज अ फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो बर्ड्स वगैरह से डील कर रहा था। और इस पार्क को कब बनाया गया था, 1992 में, इन जम्मू। हेमिस इज इन, कहाँ पे है, लद्दाख। स्नो लेपर्ड के लिए ये फेमस है। दाचीगाम जो एस्टेब्लिश की गई है 1981 में, ठीक है, एज ए नेशनल पार्क, ठीक है। तो दाचीगाम मीन्स 10 विलेजेस, 10 विलेजेस, ठीक है। और दाचीगाम ये फेमस किस चीज़ के लिए है, दैट इज़ द हांगुल, जिसको हम कश्मीरी स्टैग के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप गाइस यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो क्या करोगे बताऊं, सब्सक्राइब, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में लिखा गया है, दैट इज द आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट है DPSPs का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो क्या है नॉन जुडिशियबल। अगर कोई इन पे अमल नहीं कर सकता तो उसके बारे में हम अगेंस्ट हम कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्दर आर्टिकल्स क्या कहते हैं। आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमैन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल 42 में क्या लिखा है कि हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वो वर्क प्लेस, वहाँ पे वो सभी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो इंसान के लिए ज़रूरी है, एंड मैटरनिटी रिलीफ, और मैटरनिटी रिलीफ भी मिलना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 46 क्या है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SCs STs एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आर्टिकल 46 के तहत ये कहा गया है कि हमें एजुकेशन को और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को क्या करना है, फैलाना है एमंग शेड्यूल कास्ट पीपल, शेड्यूल ट्राइब पीपल एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि जो भी गरीब लोग होंगे उनको हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। ये सभी चीज़ें इसमें लिखी है आर्टिकल 46 में। देन आर्टिकल 48 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो ये हमें सबको पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ द इंडियन डेजर्ट इज। इंडियन डेजर्ट का कौन सा इनमें इम्पॉर्टेंट रिवर है, डेट मीन्स क्या, वो रिवर ऑरिजिनेट होता होगा कहाँ पे, राजस्थान में। तो इनमें से राजस्थान कहाँ से लोकेटेड, कौन सा रिवर राजस्थान से लोकेटेड यहाँ ऑरिजिनेट होता है, डेट इज द लूनी रिवर। नर्मदा रिवर कहाँ से लोकेटेड होता है, अमरकंटक से, अमरकंटक विंध्या से, ठीक है। विंध्यास में एक प्लेस है अमरकंटक, वहीं से ये निकलता है, ठीक है। झेलम रिवर जिसका सोर्स कहाँ पे है, वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है। तो लूनी रिवर अगर हम इसकी बात कर लेंगे यहाँ पे,
ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पुष्कर वैली ऑफ द एरावली रेंज नियर अजमेर, जो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, पुष्कर वैली से। ये वैली कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान में, नियर अजमेर ऑन द एरावली रेंज। लेकिन ये वैली कहाँ पे आती है, एरावली रेंज में, ठीक है। एंड इन द मार्शी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ, और ये रिवर डिसअपियर हो जाता है रन ऑफ कच्छ में, जो डेजर्ट वाला पार्ट है गुजरात का, ठीक है। आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 495 किलोमीटर्स, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, 495 किलोमीटर्स। एंड दिस इज द रिवर जो किसी न अरेबियन सी से मिलता है और ना किसी से बे ऑफ बंगाल से मिलता है। ये डिसअपियर हो जाता है इसी रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब क्या करना है कि डेट वाइज हमें देखना है कि पहले कौन हुआ, देन कौन, देन कौन, देन कौन, हमें इनको अरेंजमेंट में लाना है। तो फर्स्ट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, ठीक है। चोरी चोरा इंसिडेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है 1922, इसी में हुआ था ना। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में मैंने बात की थी, कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन की गांधी जी ने को 31 में। तो देखो आप, फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा एंड फोर्थ कौन आएगा। डेट विल बा फर्स्ट का फर्स्ट ही है, ठीक है। ए आएगा पहले 1905, देन 1906 बी, देन सी, देन डी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ए बी सी डी। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। इसमें बंगाल दो हिस्सों में पार्टिसिपेट किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों का कहना था कि ये एक बड़ा राज्य था जिसकी हम एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चला रहे हैं, लेकिन इसलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जो रियल मोटिव था बिहाइंड द पार्टीशन, डेट वाज द डिवाइड एंड रूल। मुस्लिम्स को अलग किया गया था एंड हिंदूज को अलग किया गया था, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कब हुई थी, 1906 में, ढाका में। कौन कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिनुल मुल्क, आगा खान, ये आप याद रख लेना, ठीक है। देन चोरी चोरा इवेंट इज रिलेटेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। तो इसी इवेंट के बाद गांधी जी ने क्या किया, NCM को बंद किया गया था, ठीक है, जो 1919 में स्टार्ट की थी गांधी जी ने अगेंस्ट द ब्रिटिश। देन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इसके बारे में मैंने अच्छे से आपके साथ बात की है, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, और बताना कि चैनल का नया लागू कैसा है, ठीक है। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड दिस इज एन इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए साबित हो, ठीक है। तो एडिशनल पॉइंट्स जो भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इन एडिशनल पॉइंट्स को अपनी बुक्स में नोट डाउन कर दीजिए, और PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है, ठीक है। डेट इज द विद द सेम नेम JKSSB जनरल स्टडीज, ठीक है। तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।